हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं यूपी SSSC आयोग के द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, तो उनको देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ये चैप्टर नंबर 3 का है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म वाला। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो देखिए, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था। देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी वाराणसी में दिया था। ठीक है, सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तनम मृगदाव से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो अगर आपसे सर्वाधिक उपदेश पूछा जा रहा है तो आंसर श्रावस्ती होगा, और अगर प्रथम उपदेश पूछा जा रहा है, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, और जो प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, पाली में बौद्ध धर्म को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं त्रिपिटक में है क्या क्या। देखिए, गौतम बुद्ध ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक यानी बुद्ध के प्रवचन, अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक विचारों का संकलन, और विनय पिटक यानी कौन कौन सा, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपसाका पिटक जो है वो नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के जो ये पीछे का पुराना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। जन्म जो हुआ, ठीक है, वो नेपाल लुम्बिनी में हुआ। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ये राजगृह में हुआ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। जो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को कहा गया, वो कुशीनगर में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसकी निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है, बोध गया का एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों कहा गया। बोध गया को एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। या फिर आगे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, यहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी स्थान को क्या कहा गया था, बोध गया कहा गया। तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए।
और महात्मा बुद्ध ने की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया को महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में से सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्होंने पहला ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपतन में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगर सर्वाधिक उपदेश पूछा जा रहा है कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया है, सारनाथ में दिया है। ठीक, अब देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है। देखिए कैवल्य का अर्थ पूछा जा रहा है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, या फिर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा। तो राइट आंसर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है इसका सी। अब देखिए कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित है और स्थायी हो। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर जो हैं केवलिन कहलाए थे। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन से थे, तो महावीर स्वामी ही थे 24वें तीर्थकर जैन धर्म के। तो ये भी देख लिया। ठीक है, और जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने देख लिया। एक चीज़ और देख लीजिए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा परिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक पाँचवां महाव्रत भी इसमें जोड़ा था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले जैन तीर्थकर कौन से थे। तो यहाँ पर पहले जैन तीर्थकर जो हैं ऋषभदेव थे। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें प्रथम ऋषभदेव हैं, दूसरे हैं अजितनाथ हैं, 22वें अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो देखिए वे त्रिरत्न होते क्या हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न आपको याद रखने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। अब देखते हैं हम मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में देखते हैं। देखिए मौर्यकालीन भाषा के विवरण, इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। ठीक है, राइट आंसर तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देख लीजिए जरा, मौर्यकालीन विवरण इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। और फिर मेगस्थनीज जो है भारत में आने का इनका समय जो था 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इंडिका इनकी रचना है। फायहान 399 से 414 ईस्वी में फोकू की इनकी रचना है। और हिंसोंग जो हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में आए 630 से 643 ईसा पूर्व CU की इनकी रचना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी। तो कलिंग की राजधानी यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहां 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे, उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र राजधानी जोगढ़। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 90 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय मिली। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 राजधानियों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, किसमें से था। देखिए यहाँ पर क्या है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर कहाँ से लिया गया है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष,
सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 33, देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया था। तो देखिए अशोक को उसके अभिलेखों में देवनामप्रिय संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्धशाक्य कहा गया। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन में भी अशोक का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देवनामप्रिय जो नाम दिया गया था वो अशोक को दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए सहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए कौन से किसकी बात करी जा रही है, कौन से अभिलेख में, कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। खरोष्ठी का मतलब किया गया है शहबाजगढ़ी में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। स्तंभ, चैत्य, स्तूप, बारादरी। तो यहाँ पर देखिए मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य समाज के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। तो यहाँ पर हमसे देखिए क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान पूछा गया है, तो स्तंभ है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। यहाँ पे कौन अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदुकुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी, काठियावाड़, गुर्जरा, कश्मीर और बंगाल की खाड़ी आदि शामिल हैं, किंतु उसके साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं। कामरूप यानी कि असम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। तो यहाँ पर देखिए वृहद सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध स्तूप संसार भर में प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरी की आकृति का बना है। तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, सांची के स्तूप की। तो यहाँ पर क्या किसके काल की वृहद सांची स्तूप जो है किसके काल का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वृहद सांची सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो यानी इन्हीं के काल का है। तो यहाँ पर क्या है, मौर्य काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, डी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दती इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो यहाँ पे क्रम हमें बताना है। देखिए सबसे पहले जो है फाइहान आए, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। ठीक, तो और किस भारतीय शासक के शासनकाल में आए थे। तो फाइहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के, और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आए हैं, फाइहान आए हैं, यानी सेकंड सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ह्वेनसांग आए हैं, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट। देखिए राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यह भारत में औषधि विज्ञान के जनक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, खटकरपर, वररुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर एवं कालिदास बाकी के थे। ठीक, अब देखते हैं हम चरक संहिता। चरक संहिता जो है किससे संबंधित है, तो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कुषाण के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का
उल्लेख है। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। तो ये सभी किसके दरबार का हिस्सा थे। देखिए, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवर्षि उपाधियाँ विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, खटकर, वराहमिहिर, वररुचि। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके दरबार का हिस्सा थे। तो यहाँ पर विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो विक्रम संवत का प्रारंभ जो हुआ था 57 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर तो ए हो जाएगा। अब देखिए विक्रम संवत जो है अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना था, जिन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए विक्रम संवत और फिर प्रणेता। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, प्रणेता विक्रमादित्य हैं। शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क, और हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब। आपको ध्यान रखना है, अगर विक्रम संवत पूछा जा रहा है तो इसके प्रणेता विक्रमादित्य हैं। शक संवत तो 78 ईसा पूर्व होगा, इसके प्रणेता कनिष्क हैं। और हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक, अब देखते हैं हम हर्षवर्धन के से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन 5 इंडीज था। तो यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक था। यहाँ पे हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका नामक नाटक की रचना भी की थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, ये 5 इंडीज थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था। प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन ने प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित कराता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। तो प्रयाग यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कह रहा कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा और बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, थानेश्वर का था, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया है। आप पढ़ते रहिए इन क्वेश्चंस को, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।